Good morning, student. Wish and hope you all are safe in your family. Let's start the new chapter of history, chapter 2, New Kings and Kingdom. In this chapter, we will study about the kingdoms of North India. After the death of Harshvardhana in AD 648, his empire broke up into several small states and kingdom. दैट मीन्स कि हर्षवर्धना की डेथ के बाद उसका एम्पायर स्मॉल स्टेट्स और किंगडम के अंदर बट गया और इन किंगडम्स को राजपूत रूलर्स के द्वारा गवर्न किया जाता था, मीन्स चलाया जाता था. द राजपूत वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, ऑनेस्टी एंड करेज. The famous Rajput power during the 9th century were the Palas of Bengal, the Pratihas of Gujarat and Rajasthan, and Rashtrakutas in Deccan. They constantly fought with one another for the control in the northern India Ganga Valley. इन पालास, प्रतिहास एंड राष्ट्रकूटास के बीच में आपस में निरंतर रूप से लड़ाइयाँ चलती रहती थी क्योंकि वे सभी गंगा वैली का जो रीजन था उसको पाना चाहते थे. दैट मीन्स दे ऑल फॉट फॉर कन्नौज. इन दिस मैप वी विल फाइंड द एरिया ऑफ गुजारा, प्रतिहास, पालास एंड राष्ट्रकूटास. नेक्स्ट, द ट्री पार्टी स्ट्रगल. दैट मीन्स कि वह लड़ाई जो तीन अलग अलग पार्टियों के बीच में हुई. तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व्ड थी. तो इसके अंदर तीन पार्टी इन्वॉल्व थी और उनके नाम है गुजारा प्रतिहास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज. और ये सभी कन्नौज का जो एरिया था उसको पाना चाहते थे. अब कन्नौज को पाने के क्या रीजन थे, क्यों उसके लिए लड़ाई होती थी? तो उसका फर्स्ट रीजन है to get control over Gujarat and Malwa because it is important for foreign trade. गुजरात और मालवा के हिस्से को वो पाना चाहते थे क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड के लिए, मीन्स विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त थे. कन्नौज वॉज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर. उस समय कन्नौज जिसके पास होता था वो इसकी पावर, उसकी पावर उतनी ही दुगनी हो जाती थी और वो एक तरीके से अपने आप को महत्वपूर्ण घोषित करने का भी साधन था. टू कंट्रोल ओवर वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द गैंगटिक प्लेन्स. और जो भी इंसान कन्नौज को, मीन्स जो भी राजा कन्नौज को कंट्रोल करेगा उसका गंगा वैली का जो रिच रिसोर्स है, मीन्स एग्रीकल्चर वाइज, रिसोर्सेज वाइज, वो भी उसके पास चले जाएंगे. डिजायर टू लूट थ्रू वॉर्स एंड मेंटेनेंस ह्यूज आर्मी. वो इस एरिया को इसलिए भी पाना चाहते थे क्योंकि उस एरिया को पाने के बाद वो अपनी आर्मी को अच्छे से मेंटेन कर सकते थे. इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रगल. द स्ट्रगल वीकेंड द किंगडम. इस लड़ाई ने इन तीनों बड़ी शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया. द स्ट्रगल रिजल्टेड इनटू द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंड बेनिफिटेड द इस्लामिक इन्वेडर्स फ्रॉम मिडल ईस्ट. इस लड़ाई ने मिडल ईस्ट से आने वाले जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लाइक मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी, इनको इंडिया में आने का रास्ता दिया. इन द एंड गुजारा प्रतिहास विन द स्ट्रगल. और लास्ट में गुजारा प्रतिहास इस लड़ाई में जीत गए. तो ये थी हमारी ट्री पार्टी स्ट्रगल की कहानी. नेक्स्ट, द राष्ट्रकूटास. ये भी एक राजपूत ग्रुप है. In AD 753, Danti Durga founded the Rashtrakutas dynasty. इस डायनेस्टी की नींव दंती दुर्गा ने रखी थी और उन्होंने अपनी कैपिटल मलखद को बनाया जो कि महाराष्ट्र में है. दंती दुर्गा के जो सक्सेसर, मीन्स उत्तराधिकारी कृष्णा वन था, उसने राष्ट्रकूटास एम्पायर को कंसोलिडेटेड किया, मीन्स इकट्ठा किया, संयुक्त किया
और कैलाशा टेम्पल एट एलोरा में बनवाया। दे वर्शिप्ड Lord Shiva, Vishnu, and also some people followed Jainism. They were liberal with other religion. वो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों के साथ भी बहुत ही प्यार से और स्नेह से रहा करते थे। They allowed Muslim trader to build mosque and settle in India. राजकुटाज ने मुसलमानों को इंडिया में व्यापार करने के लिए, उनकी मस्जिद बनवाने के लिए भी अलाउनेस दी। इम्पॉर्टेंट रूलर्स वर, इस टाइम पीरियड के 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं, ध्रुवा, अगुम, वर्षा एंड कृष्णा थर्ड। नेक्स्ट द पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार। इन्होंने अपनी नींव AD 750 में रखी थी और ये गोपाला के द्वारा स्थापित किया गया था और इसको आगे बढ़ाने का काम धर्मपाला और देवपाला ने किया। दे वर द ग्रेट प्रमोटर ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर। इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने धर्म को, अपनी आर्ट को और लिटरेचर के काम में भी बहुत ही काम किया है। दे स्प्रेड बुद्धिज्म in Tibet, Nepal, Bhutan and Myanmar. They built vihars for Buddhist monks. Dharampala improved the Nalanda University and founded Vikramshila University in Bihar. देवपाला built महाबोधि टेम्पल एट गया, जो कि भगवान शिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुजारा प्रतिहास, नागभट्टा ने गुजारा प्रतिहास डायनेस्टी की नींव रखी AD 738 में। किंग भोजा यहाँ के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं और उन्होंने अपने किंगडम को बिहार से लेकर पंजाब तक एक्सपैंड किया। उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया और इस टाइम पे उनके 4 मेन किंगडम थे, चौहान्स ऑफ अजमेर, सोलंकीज ऑफ गुजरात, चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड परामर्स ऑफ मालवा। दे वर द ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। उन्हें लर्निंग, सीखने का और कलाकारी करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। किंग भोजा ने अपने एम्बेसडर को बगदाद में भेजा और जब उनका ये एम्बेसडर बगदाद में गया तो उसने इंडियन फिलॉसफी को, साइंस को, एस्ट्रोनॉमी को एंड मैथमेटिक्स को वेस्टर्न एशिया में जाकर भी प्रमोट किया। इन AD 1018 महमूद गजनी defeated the प्रतिहास rulers and the dynasty came to an end. AD 1018 में महमूद गजनी ने प्रतिहास रूलर को हरा दिया और वहीं पे इस डायनेस्टी का समापन हो गया। अब हम पढ़ेंगे चहमंस और चौहान्स के बारे में। चौहान्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है राजस्थान का। बच्चों, आप सभी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा होगा, उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी और वो एक बहुत ही फेमस राजपूत रूलर थे और उन्होंने बहुत बड़े किंगडम पे रूल किया था। उनका किंगडम अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उन 2 लड़ाइयों के नाम है द बैटल ऑफ तेहरान। पहली लड़ाई में उन्हें सफलता हासिल हुई, उन्होंने मोहम्मद गोरी को यहाँ से भगाने में सफल रहे, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो मोहम्मद गोरी से हार गए और वहीं से तुर्किश एम्पायर की, तुर्किश रूल की नींव नॉर्थ इंडिया में रखी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत किंगडम, they followed monarchy form of government and king was a hereditary ruler of the kingdom. monarchy form of government का मतलब ये है कि हमें
चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं होता। राजा के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, मीन्स हेरिडिटरी किंगडम होता है। मीन्स एक ही पीढ़ी उस राज्य को संभालने का काम करती है। किंग्स पावर वर रिस्ट्रिक्टेड बाय सामंतास, लर्न ब्राह्मण्स एंड ट्रेडर्स। किंग तो था बट उसको कंट्रोल करने वाले सामंत थे, लर्न ब्राह्मण थे एंड ट्रेडर्स थे। The main source of income was land revenue and taxes. Land revenue was usually 1/6 of the total produce. उस साम्राज्य की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस। लैंड रेवेन्यू ऑलरेडी फिक्स था, वो था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। दे स्पेंट मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड फॉर द वॉर। जो भी पैसा उन्हें मिलता था लैंड रेवेन्यू से एंड टैक्सेस से, वो सारे का सारा पैसा रॉयल फैमिलीज की मेंटेनेंस के लिए, मतलब कि राज्य के परिवार को, उसकी फैमिली की देखभाल में यूज़ किया जाता था। नए मंदिर बनवाने के लिए, किले बनवाने के लिए और युद्ध के सामान को खरीदने के लिए यूज़ किया जाता था। इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, रिलीजन, आर्किटेक्चर एंड द सोसाइटी। इकोनॉमिक कंडीशन, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर। वहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय एग्रीकल्चर था। उसके साथ साथ क्राफ्ट, वुडवर्क एंड मेटल वर्क ऑल्सो डेवलप्ड। द मेन आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट्स वर स्पाइसेस, मेटल वर्क, सिल्क, कॉटन एंड सो ऑन। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स भेजते थे। दे हैड ट्रेड कनेक्टिविटी विद वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। उनका अपने देश के साथ साथ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड फॉर ब्राह्मण एंड अपर कास्ट पीपल। उस टाइम पे ब्राह्मणों के लिए और अपर कास्ट के लोगों के लिए जो एजुकेशन थी वो सीमित थी, मीन्स सिर्फ उन्हीं को अधिकार था पढ़ने का। द मेन सब्जेक्ट वर मैथमेटिक्स, ग्रामर, फिलॉसफी एंड रिलीजियस टेक्स्ट। उस टाइम पे केवल मैथ्स को, ग्रामर को, फिलॉसफी एंड रिलीजियस टेक्स्ट की ही पढ़ाई जाती थी। स्कूल वर हेल्ड इन टेम्पल्स एंड मठ्स। स्कूल कहाँ पर लगता था? मंदिरों में या मठों में। कहलाना रोट राज तिरंगनी इन संस्कृत विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर किंग। कहलाना जो कि एक राइटर है, उन्होंने राज तिरंगिनी बुक लिखी है संस्कृत में, जो कि कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री को डिफाइन करती है। रिलीजन, उस टाइम के लोग भगवान शिव, भगवान विष्णु और गॉडेस शक्ति की पूजा करते थे। किंग वर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, और किंग को पर्टिकुलर किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। अल्वर्स और नारायण्स ऐसे दो ग्रुप्स थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया। आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म वॉज पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया एंड जैनिज्म became popular among trading groups in western India. बुद्धिज्म जो कि ईस्टर्न इंडिया में अपने आप को पॉपुलर, महत्वपूर्ण बना रहा था, वहीं दूसरी ओर जो जैनिज्म था, जो जैन धर्म था, वो अपने आप को ट्रेडिंग ग्रुप्स के द्वारा वेस्ट इंडियन में, वेस्ट पार्ट में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। फेमस टेम्पल वर दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, लिंगा राजा टेम्पल भुवनेश्वर एंड सन टेम्पल एट कोणार्क। ये उस टाइम के बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं जो उस टाइम की कलाकारी के बारे में हमें बताते हैं। सोसाइटी, कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड, मीन्स उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ही ऊंचाइयों पे था और उसके अंदर बहुत सारी जातियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी।
ब्राह्मण वर रिच एंड पावरफुल कास्ट। उस टाइम पे ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अमीर और पावरफुल कास्ट की तरह माना जाता था। किंग ऑल्सो ग्रांटेड देम लैंड। राजा उनको लैंड भी दान में दिया जाता था, जिसको हम ब्रह्म दिया के नाम से जानते हैं। वुमेन ऑफ अपर कास्ट वर अलाउड फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम में अपर क्लास की औरतों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वो राज्य के कारभार को भी संभालती थी। द अपर क्लास फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवरा एंड पॉलीगैमी। जो ऊंची जाति के लोग थे, जिनको हम अपर क्लास के नाम से जानते हैं, उसमें लड़कियों की शादी के टाइम पे स्वयंवर रचे जाते थे। जैसा कि आपने रामायण में सीता का स्वयंवर देखा है, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से भगवान राम ने ध्वज पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए सीता को अपना बनाया था धनुष तोड़कर। और पॉलीगैमी एक प्रैक्टिस है जिसमें मोर देन वाइफ रखने की अनुमति मिलती थी। ये भी प्रथा केवल अपर क्लास में ही अवेलेबल थी। लिंगा राजा टेम्पल, ये जो पिक्चर है ये लिंगा राजा टेम्पल की है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की है, और ये हमारे अल्वर्स एंड नारायण्स के बारे में है। नेक्स्ट, तुर्किश इन्वेजन। इन द एंड ऑफ द 10th century, Turks had expanded their power to Central Asia. 10th century के अंदर तक आते आते तुर्क ने अपनी पावर को सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी रूलर बना गजनी का इन AD 998 में। He had heard about the huge wealth of Indian temple. उसने इंडिया के मंदिरों की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं कि मंदिरों में बहुत सारा धन है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो इस बात को सुनकर इतना प्रभावित हो गया कि वो इंडिया पर 17 बार लूट करने के लिए तैयार हुआ। उसने 17 बार इंडिया पर बार बार अटैक किया, और उसके बाद जब वो अटैक करता था पंजाब, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ टेम्पल से उसने बहुत सारा धन लिया, और उस धन को लेकर अपने शहर में जाकर उसने अपने शहर गजनी को बहुत ही सुंदर बनाया। मेन बात यह भी है कि महमूद ऑफ गजनी ने केवल इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए रेडेड नहीं की थी, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ लूट पाट मचाना चाहता था, ना कि अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। ही प्लैंडर्ड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात इन AD 1025 एंड टुक वेल्थ, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन टू गजनी। और उसने सोमनाथ टेम्पल पर 1025 AD में आक्रमण किया, यहाँ की धन संपदा को लूटा, मंदिर की ज्वेलरी को चुराया, प्रीशियस स्टोन को चुराकर गजनी में ले गया। नीचे हमने आपको सोमनाथ टेम्पल का चित्र दिखाया है जो कि कोणार्क में स्थापित है, और इधर कॉइन्स हैं जो कि महमूद ऑफ गजनी के टाइम के हैं। महमूद ऑफ गजनी के साथ साथ ही मोहम्मद गौरी भी एक गौर किंगडम का राजा था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था, लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो महमूद ऑफ गजनी से बिल्कुल अलग था। मोहम्मद गौरी इंडिया में आक्रमण करना चाहता था, और आक्रमण करके वापस नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं अपने इंडिया को अपने किंगडम का पार्ट बनाऊं। इसने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो इसने मुल्तान, पेशावर और लाहौर को अपने अंदर कंट्रोल में किया। आफ्टर डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ही कैप्चर्ड द एरिया ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इसने दिल्ली से लेकर अजमेर तक के सारे साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टू कन्नौज वैली आफ्टर डिफीटिंग राजा जयचंद। राजा जयचंद को हटाने के बाद इसने अपने साम्राज्य को
कन्नौज वैली तक एक्सपैंड किया। आफ्टर ऑल दिस सक्सेसर ही रिटर्न बैक टू अफगानिस्तान। इतना कुछ इंडिया में जीतने के बाद, हासिल करने के बाद वो अफगानिस्तान की तरफ वापस गया। तो जब वो अफगानिस्तान गया तो उसने ये सोचा कि मेरा इतना बड़ा किंगडम है जो इंडिया में है, तो उसने अपने एक स्लेव को, अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का इंचार्ज बनाकर छोड़ दिया और उसको कहा कि अब इंडिया में आगे जितने भी लड़ाइयाँ करनी है, जितना भी एक्सपेंशन का काम है, अब तुम ही संभालोगे। और तुर्किश लोगों की, जितने भी तुर्किश राजा इंडिया में आए, चाहे वो महमूद गौरी है, चाहे वो मोहम्मद गजनी है या मोहम्मद गौरी है, उसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी राजपूत चीफ थे उनके अंदर आपसी जो यूनिटी थी, उनकी आपसी जो मेल भाव था वो बहुत ही कम था और उनकी इसी ताकत का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। और इन AD 1206 महमूद गौरी वॉज मर्डर्ड, उसको मार दिया गया और उसका जितना भी एम्पायर था वो उसके जर्नल्स को सौंप दिया गया। और आगे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके बारे में हमने पढ़ा है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। Thank you. Stay home, stay happy.